नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाखंड के साथ। बात करते हैं राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी जी के लिए क्या लगता है कि दिल्ली अभी दूर है और वे प्रधानमंत्री बन पाएंगे? और ऐसा बोला जाता है कि राहुल गांधी जी का जो चुनाव प्रचार होता है, इससे भाजपा को फायदा होता है। तो बात इन तीनों बातों पर हम करेंगे और ये पता करेंगे कि आखिर राहुल गांधी जी का जो चुनावी जाकर के रणनीति है, उसमें कहाँ चूक भी हो जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा है, लंबा जरूर है, इसे देखिए जरूर। उससे पहले आप सुनो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता अभी हैं कांग्रेस के, जो समझिए तो अटल आडवाणी का भी दौर वे अच्छे से देखे हैं। अभी उनका उम्र 55 साल है, तो स्वाभाविक है कि उनको अनुभव होगा ही भाजपा का। समझिए वो कार्यकाल भी देखे होंगे जब भाजपा तोड़ जोड़ करके सरकार वहां बनाई थी, यानी गठबंधन करके सरकार बनाई थी। अटल जी का दौर था, समझिए गठबंधन का ही दौर रहा करता था। तो 2004 में लोकसभा चुनाव हुआ और भाजपा गठबंधन पूरा कोशिश कर रहा था कि फिर से वापसी कर ले। तो अमेठी से जाकर के सांसद हुआ करते थे श्रीमती सोनिया गांधी जी। तो उनको जाकर के अपने बेटे को समझिए लॉन्च करने के लिए 2004 में वो सीट जाकर के राहुल गांधी जी के लिए छोड़ा गया और वो खुद रैली शिफ्ट हो गई। खैर माँ बेटे दोनों जाकर के जीत भी गए और केंद्र में जाकर के अटल जी की सरकार भी गिर गई, यानी सरकार दोबारा नहीं बन पाई और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। और उसमें राहुल गांधी जी के एक युवापन का बहुत चर्चा हुआ था। लोग बोल रहे थे युवा नेता, युवा नेता। सच पूछिए तो युवा नेता का इधर जो चर्चा शुरू हुआ है, इसका शुरुआत मैं राहुल गांधी जी को ही देता हूं, क्योंकि इन्हीं को लोग युवा युवा मानते थे। अब आप सोच लीजिए कि लगभग में 20 साल पहले वो करीब 34-35 साल के थे, तो एक युवा का पैमाना गढ़ा गया कि भाई स्मार्ट तो लगने में उस वक्त थे ही, और आज भी खैर उनके चर्चे तो खैर युवा नेता के तौर पर लोग दे ही देते हैं। तो इनका दौर समझिए 2004 से शुरू हुआ, जब ये सांसद बने अमेठी से। भारी विजय प्राप्त की अमेठी से, इनको समझिए कोई हरा नहीं पाया। वही हाल रायबरेली से था, सोनिया गांधी को भी कोई हराया वहां से नहीं, जाकर के वो जीतती रही। तो जब ये अमेठी से जीते तो इनको 2007 में पहला बार कांग्रेस में समझिए तो एक राजनीतिक पोस्ट मिला। वो तो खैर सांसद बन गए, तो एक समझिए इलेक्टोरल पोस्ट हो गया। तो 2007 में जाके कांग्रेस के महासचिव बन गए। अब कांग्रेस के महासचिव के अंडर भी बहुत सारा जाकर के काम किए, जाके मैंने चुनाव लड़े। खैर अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने दम पर बहुत कम ही जगह सरकार और राज्यों में बना पाती थी। केंद्र में तो 2009 का भी जो चुनाव हुआ था वो गठबंधन की सरकार थी और मनमोहन सिंह फिर से जाकर के बन गए प्रधानमंत्री। तो 9 में भी जो कांग्रेस की सरकार बनी वो गठबंधन की सरकार थी, और 4 में भी जो सरकार थी गठबंधन की सरकार थी। अब राहुल जी का जो युवा नेता के तौर पर जो छवि पेश करने लगे लोग, इससे उन्हें कुछ राज्यों में जाके कोई खास फायदा नहीं मिला। अगर खास करके देखा जाए तो अगर उत्तर भारत के राज्यों में, जहां बिहार यूपी जैसे राज्य माने जाते हैं बड़े, यहां जाकर के कांग्रेस को युवा नेता के तौर पर जो राहुल गांधी के पेश करने का नजरिया था, इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिला जाकर के। और सन 2012 आते आते भाजपा में एक मोदी युग शुरू हो गया। बाद में अमित शाह जी अपने एक चाणक्य की छवि भी लाए, जिससे लोगों को लगा कि मोदी शाह जो है चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है। इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूं, उसे जरूर देखिएगा। तो जब मोदी का युग शुरू हुआ तो लोग ऐसा काउंटर करने लगे कि हो सकता है कांग्रेस को राहुल गांधी जी आगे ले जाएं और जाकर के कांग्रेस को जिता दे। तो ये 2014 के चुनाव में भी अच्छे खासे एक्टिव भी हुए और लोगों से मिले जाकर के, मतलब कहीं कहीं दौरा करते थे, मगर इसका कोई फायदा नहीं मिला। और 2014 में जाकर के मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार 282 सीट ले आए। अब जाकर के कांग्रेस को देखा जाए तो एक अच्छा खासा निराशा हुआ, क्योंकि 2010 तक समझिए तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। उसके बाद से जैसे ही मोदी जी का जलवा शुरू हुआ 10 के बाद से, अडवाणी जी थोड़ा साइड होते गए, तो 2014 आते आते मोदी जी पूर्ण पकड़ बनाकर आखिरकार प्रधानमंत्री बन ही गए और कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाई। अब शुरू होता है राहुल गांधी जी का समझिए पूर्णकालिक काल। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होता है, और वो परीक्षा होता है 2017 से। ये 17 में जाकर के अपने ही पार्टी यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आशा में इनको बनाया गया, ये बने कि ये 19 के चुनाव में भाजपा को रोक देंगे। अब होता यूं था जाकर के, इनको एक बार लगा कि भाजपा इस बार गलती से चुनाव जीत चुकी है, मैंने जनता ने बस ऐसे ही वोट दे दिया, भाजपा जाके चुनाव जीत गई। तो एक बार इनको लगा कि अगर अच्छे से प्रचार अगर किया जाए, कांग्रेस के अच्छे से प्रचार, तो कम से कम भाजपा फिर से सत्ता में आने से रुक जाएगी। और इनको एक आशा के साथ जाकर के बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष 2017 में। अब 17 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन तो गए कांग्रेस के, अच्छा खासा जाकर के मेहनत भी किए, और उसमें एक नारा सबसे इंपॉर्टेंट लगाया जाके अपने पार्टी के लिए कि चौकीदार चोर है। सोचिए, चौकीदार चोर है का नारा राहुल गांधी जी के कार्यकाल के दौरान ही लगा था, जब वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसा लगा कि चौकीदार चोर है का नारा लगाएंगे तो मोदी जी फिर से दोबारा पीएम नहीं बन पाएंगे। पर इस नारे का हो गया उल्टा, बहुत नारा लगाया गया चौकीदार चोर है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता तो अपने आप को जाकर के लिख दिया कि मैं हूं चौकीदार। तो इसके रिवर्स में भाजपा ने क्या कर दिया कि मैं हूं चौकीदार। यानी आप जिसे चौकीदार चोर हैं कह रहे हैं, तो देश का हर नागरिक जो भाजपा का समर्थन करता हो, ध्यान रहे, और भाजपा के सभी मैंने बड़े बड़े नेता या कार्यकर्ता भी
मैं हूं चौकीदार के नाम से उसके रिवर्स में यानी उल्टा में जाकर के कैंपेन चला दी। अब इससे हो गया इनका दांव उल्टा। अब चौकीदार चोर है के नारा के उल्टा हो गया मैं हूं चौकीदार, इन सब कोई कह रहा है कि हम ही चौकीदार हैं। तो इससे क्या हुआ कि भाजपा 2019 के चुनाव में बम्पर सीट लाई, 303 सीट, उल्टा पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। सोचिए कि 2014 के चुनाव में कहां 282 सीट और कहां 2019 के चुनाव में 303 सीट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके लिए एक समझिए तो एक बेहद शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो गया। और ठीक मैंने समझिए तो काउंटिंग के अगले ही दिन से इन पर एक मैंने साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया कि अब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, और अंततः जाकर के जुलाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से कानूनन इस्तीफा दे दिए, मैंने लिखित इस्तीफा दे दिए कि अब हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। बाद में इनको समझाया बुझाया गया, बाद में जाकर के सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी कांग्रेस पार्टी का। तो ये समझिए तो एक बड़े लेवल का राहुल गांधी जी के लिए एक समझिए चैलेंज था, जिसे वे चैलेंज को हार गए और इससे पार्टी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। और ये कहा जाने लगा कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना भाजपा के लिए फायदेमंद है, ऐसा एक मीडिया में प्रचारित होने लगा। समझिए ये सब बातें मीडिया में प्रचारित, मगर उसका भी हम खंडन कर देते हैं कि जब चौकीदार चोर है का नारा लगाया गया तो उस वक्त पार्टी से एक ही भूल हो गई, कांग्रेस पार्टी से, उसने जनता का मिजाज नहीं पढ़ा। अब जनता जब वो समझ रहे हैं कि अब मोदी सरकार के बहुत से लोग समर्थन में जाकर के वोट दे रहे हैं, उसका एक अपना भी रुझान होता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का कोई रुझान नहीं, कांग्रेस का भी रुझान है। अरे रुझान है तभी तो जाके इस बार अच्छा खासा सीट लाई, 99 सीट। तो वो अपने मतदाताओं को तो बचा लिया, अच्छी बात है, और भाजपा के उन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में नाकाम हो गए जिस मुद्दे पर उसे उठाना चाहिए था। आखिरकार वो मुद्दे उठाने में कांग्रेस चूक गई। खैर उस पर बहुत से तो परिवारवाद के भी आरोप लगते हैं, उस पर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आखिर कांग्रेस में परिवारवाद का रीजंस क्या है और ये कांग्रेस में परिवारवाद शुरू कहां से हुआ। मगर ये जान लीजिए कि कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए था कि केवल एक नारा चौकीदार चोर है से क्या जाकर के जो पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2014 में लाई थी उसे हम हरा सकते हैं, तो नहीं, यही सोचना गलत हो गया। केवल एक नारा के सहारे भाजपा को हराना लगभग समझिए संभव था, और मगर कांग्रेस ने कोशिश की। दूसरा, जब 19 का चुनाव हुआ उसके बाद से जाकर के मोदी सरकार की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुआ। ऐसा नहीं जाकर के कि एक मैंने सरकार थक चुकी है तो उसका चाल कम जाएगा, ऐसा नहीं। अपने दम पर समझिए 2017 से ही यूपी में जाकर के एक सरकार बना ली जाकर के भाजपा ने, और वहां योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। और कांग्रेस का आज वहां हालत ऐसा है कि उसे गठबंधन करना पड़ता है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व की सबसे बड़ी हार अगर देखा जाए तो खास करके उत्तर भारत के रीजन में यानी नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस को अब तक अपने पैर पर खड़ा होने के लिए यानी खुद की पार्टी के स्तर पर अब तक जाके वो स्थिति नहीं आया है। हमेशा उसे गठबंधन का सहारा लेना पड़ता है। अब बिहार में देखें तो राजद से गठबंधन लेना पड़ता है, झारखंड में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन से, और अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो उसे जाकर सपा से सहायता लेना पड़ता है। यानी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ती है कि हम अकेले लड़ेंगे, और जहां अकेले अगर लड़ने की कोशिश करती है तो हार उसका मन तय हो जाता है और बहुत करारी हार होता है। सबसे बड़ा इसमें जाकर के कांग्रेस को धक्का कब लगा, जाकर के 2024 के भी चुनाव में उसे लगा जाकर के कि अब तो 10 साल हो गया, जनता का मूड बदलेगा, मगर हुआ उल्टा। अब समझिए जाकर के अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी भले ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मगर अगर देखा जाए तो कांग्रेस में कहा जाता है कि करता धरता गांधी परिवार का ही चलता है। अब गांधी परिवार में अभी राहुल गांधी जी का ही दबदबा है, क्योंकि सोनिया गांधी जी तो थोड़ा बुजुर्ग हो गई है। अब स्वाभाविक है कि ऐसे उम्र में हर कोई चाहता है कि उसका एक अपना अगला वाला पीढ़ी ही चढ़े। तो ये राहुल गांधी जी का समझिए तो एक हार ही हुआ कि 2024 में भी वे भाजपा को नहीं रोक पाए। अब 2024 में बहुत से मुद्दे उड़ाए गए जाकर के कि ये मुद्दा वो मुद्दा, राफेल का भी बहुत सा मुद्दा उड़ा, मगर राफेल को भी कोर्ट ने साथ नहीं दिया और कोई राफेल में घोटाला नहीं हुआ, कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया। तो ये जितने भी मुद्दे उठे जाकर के सब के सब जाके हवा हवाई हो गए। और सबसे हैरत इस बात का है कि 2019 में वे खुद के सीट अमेठी से बिहार गए थे, अंततः वे वायनाड से जीत गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी के प्रचार करने की टेक्निक में ही कहीं ना कहीं एक कमी मुझे नजर आता है कि वो एक मुद्दे पर लेकर के अड़ जाते हैं, जबकि हैरत ये होना चाहिए कि कम से कम अगर आप एक ऐसे पार्टी को हराने जा रहे हैं जो पार्टी कम से कम कई राज्यों में सरकार है, उसकी केंद्र में दमदार सरकार है, तो आपको कम से कम 10-15 मुद्दे उठा के चलना चाहिए। आप केवल चौकीदार चोर है का नारा लगा करके एक ऐसे पार्टी को, जिसके पार्टी समझिए तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, जहां कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कभी पूर्ण बहुमत आ ही नहीं सकती थी, वहां भी बना ली, जाके केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। अब उसको केवल आप एक नारा के चौकीदार चोर है से नारा लगा देंगे तो उसके बाद जाकर के उसकी हार हो जाएगी, ये आपका सोचना गलत है। ये 2022 में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की कि हम जाके 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जाके भाजपा को रोक देंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा भी समझिए उनका सफल हो गया। ये 2023 के जनवरी तक चला, मगर उससे कोई फायदा नहीं मिला। कांग्रेस को समझिए तो इसमें भी जाकर के अगर रिजल्ट देखा जाए तो जीरो ही मिला, क्योंकि भाजपा तो गठबंधन की सरकार बना ही ली।
2024 के चुनाव में भले भाजपा को जाकर 240 सीटें मिली, मगर गठबंधन करके उसे तेलुगु देशम और नीतीश कुमार जैसे दो मजबूत गठबंधन के साथी मिल गए, तो इस वजह से उसका सरकार बन गया। मगर कांग्रेस यहाँ पर भी चूक कर गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी जी के लिए अभी फिलहाल 2029 के भी चुनाव को अगर उन्हें जीतना है तो एक रणनीति बेहतर लेना होगा, मगर फिलहाल उसके भी आसार कम है। और अभी यही लग रहा है कि 29 का भी चुनाव फिर से जाकर के भाजपा अपने पाले में करके जीत ही जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास जाकर चुनाव लड़ने की जो एक अपना टेक्निक है वो अक्सर जाकर के गलत टेक्निक ही ले लेती है। अब सोचिए, भारत जोड़ो जो यात्रा शुरू किया गया था, ये यात्रा चुनाव से जाके करीब समझिए तो 1.5 साल पहले शुरू किया, जबकि होना यह चाहिए था कि चुनाव से कम 6 महीना पहले शुरू करते, ताजा अच्छे मुद्दे के साथ, तो हो सकता है कुछ फायदा होता। जनता तो आजकल होता क्या है कि 5-10 दिन में भूल जाती है। अब वो 1.5 साल पुरानी भारत जोड़ो यात्रा को कौन याद रखेगा। तो 24 का जब चुनाव समझिए अप्रैल में होता है मुख्य चुनाव, मैंने मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है, मई तक भी चलता है, कई चरण में होता है। आप उसे शुरू किए थे 22 में, तो जनता तो करीब करीब भूल चुकी थी, कुछ लोगों ने याद रखा। तो एक टेक्निक का जो है ना, यहाँ पर कांग्रेस चूक कर जाती है कि मुझे कौन से मुद्दे कब उठाने चाहिए, यही कांग्रेस को जाके अब तक पता नहीं चल पाया है। और खास करके कब, जब आपके सामने वाला जो आपका विरोधी है वो इतना दमदार है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। भाजपा अपने दम पर बना रही है, जनता ने उसे वोट दिया तब तो बना रही है। आपको भी कोई वोट दिया था तब तो आप इतना दिन राज किए। तो ये नजरिए को भी देखना चाहिए। बेवजह ईवीएम हैक है, ईवीएम चोरी हो जाता है, वोट चोरी हो जाता है, ये सब आरोप लगाने से कांग्रेस जो है सो अपने उस मुद्दे को ही दबा देती है जो मुद्दे को उसे उठाना चाहिए। तो कुछ यही नीतियां जिस वजह से राहुल गांधी जी के लिए लगता है कि दिल्ली भी दूर है, और कुछ जो प्रचार करने की नीतियां हैं, इसी नीतियों से भाजपा फायदा उठा लेती है। अब चौकीदार चोर है का नारा जो है सोचिए रिवर्स हो गया, और मैं हूं चौकीदार करके भाजपा सबसे ज्यादा 303 सीट ले आई। तो यही पड़ी है कि लोग बोलते हैं कि भाजपा के लिए राहुल गांधी जी फायदेमंद है, क्योंकि राहुल गांधी जी चौकीदार चोर है का जो नारा लगा है वो एक समझिए तो गलत नारा पार्टी के लिए हो गया भाई, क्योंकि फायदा तो नहीं दिया, फायदा ले लिया सामने वाले ने। तो इन्हीं सब देख करके ऐसा लोग बोलते हैं मीडिया में कि इस राहुल गांधी जी का जो चुनाव प्रचार है, भाषण है, वो भाजपा के लिए फायदेमंद है। तो ये एक अच्छा जाकर के मैंने विश्लेषण किया हूं। अगर आपको पसंद लगता है मेरा विश्लेषण तो इस वीडियो को जरूर जाकर के शेयर भी करें, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।